सॉरी, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं उसके रिवाइज करा रहा हूँ, बस ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। गुडविल के लिए देखो, इवेल्युएट करने को तो आनी है, पक्की बात है। और 6 नंबर का क्वेश्चन इसके बिना एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कई बार 3 नंबर के लिए सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ही बता दिया था। अब आपको एवरेज प्रॉफिट के केस में जो पॉइंट ख्याल में रखने हैं, पहले मैं वो बता दूं। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले जो भी उस साल का प्रॉफिट गिवन होगा, जो भी प्रॉफिट गिवन होगा उस गिवन ईयर का, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करना है आपको, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, और एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करना है, प्लस, ठीक है। अब एबनॉर्मल गेन की ना मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूं। आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिला होगा, वो इसमें आएगा, इंश्योरेंस क्लेम। एक नई चीज देखने की मिलती है, अगर आपको गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हुआ है, वो भी इसी में ले आइएगा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। कोई मतलब क्लेम समझ गए ना, चोरी लगी थी, आग हो गया, आग लग गई थी, चोरी हुई थी, उसके बदले आपको इंश्योरेंस क्लेम सेटल हुआ है, तो जितने का भी सेटल हुआ है वो यहाँ पर माइनस होगा। और जो भी लॉस है, जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, वो सब यहाँ पर क्या होंगे, प्लस होंगे। और दूसरा आ सकता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। देखो ये वाला जो मैं बता दूं ना आपको, ये वाला टीएस ग्रेवाल में तो नहीं है, ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। दिखाना मुझे एक बार, मुझे इस वाले को नहीं दिखा मेरे को टीएस में, बाकी एक बार देख लेंगे उसको। और दूसरा एक नई चीज देखी थी मैंने, इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है, तो वो भी आप कहाँ दिखाएंगे, इस वाले में, इनकम टैक्स रिफंड, वो भी इसी में आएगा, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कहाँ दे रखा है, क्वेश्चन 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 में कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा हूँ मैं, कि क्वेश्चन में शायद मेरे हिसाब से अभी तक तो मैंने देखा नहीं, बट ठीक है, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इनकम टैक्स रिफंड भी यहाँ पर क्या होगा आपका, माइनस होगा, क्योंकि रिफंड वैसे तो अगर प्रैक्टिकल बात करें तो इनकम टैक्स रिफंड आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर उसको एक्सक्लूड करा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे, उसमें हम उसको में कोई भी दया रहम नहीं निपटाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। पहला पॉइंट एवरेज प्रॉफिट के लिए। दूसरा पॉइंट ये भी बहुत अच्छा है, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, और यहां पर याद रखिएगा, ऐसे लिखिएगा कि आपने फिक्स एसेट खरीदी है कोई भी, और इजी वे में लिखवाता हूं ताकि आप इसको कर सकें। आपने कोई एसेट खरीदी है, या तो आप उसको कहां पर डाल रहे हो, पीएनएल में, या फिर पीएनएल में ना डालकर आप उसको कहां डाल रहे हो, एसेट में। एक काम करता हूँ, दो अलग केस ही बना लेता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो गए। ये मैं समझ गया कि मैं क्या कहने, मतलब इसमें समझाता हूँ। एसेट था, आपने उसे पीएनएल में डाल दिया, तो क्या करना है, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पीएनएल में जाने चाहिए थे, आप उसको एसेट दिखा रहे हो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपने टू व्हीलर खरीदा, बहुत बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है, और आपने उसको कहाँ डाल दिया, आपको बोलेगा मैंने ट्रैवलिंग में डाल दिया, या फिर ऐसा बोलेगा मैंने रिटर्न ऑफ कर दिया पीएनएल में, ऐसा कुछ बोलेगा, वो लैंग्वेज देख लेना, पर दिमाग क्या लगाना है कि भैया ने बताया था, भैया एसेट को कहाँ दिखा दिया, पीएनएल में। तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है वो देखो, जिस साल का प्रॉफिट आपको दे रखा था, उस साल के प्रॉफिट में आप क्या करोगे, ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसको क्या करोगे, प्लस करोगे। टू व्हीलर को देखो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ट्रैवलिंग में डाल दिया, ऐसा बोलेगा आपको, या फिर ऐसा कुछ बोलेगा, रिटर्न ऑफ कर दिया, या फिर कहेगा कि किसी एक्सपेंस में चार्ज कर दिया। तो नहीं ना भाई, आपने टू व्हीलर खरीदी है तो एसेट है, वो नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है नितेश, बैलेंस शीट में। उसका डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है सुंदरम, पीएनएल में। तो भैया नेट प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ एसेट आप चुपचाप प्लस करोगे, माइनस क्या करोगे उसका, डेप्रिसिएशन। पर डेप्रिसिएशन में अपने को चौकन्ना रहना है और टाइम देखना पड़ेगा। मैं आपको ये वीक पॉइंट से इसीलिए बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस ड्राफ्ट होते हैं। आपको कहेगा आप बहुत सॉलिड हैं, आपको पता है कि 10 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, 5 लाख की वैन खरीदी थी, और आप जल्दी से 10 लाख में 5 लाख रुपए ऐड कर देंगे वैन के, और 5 लाख पे मान लीजिए 10% डेप्रिसिएशन लग रहा था, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपए डेप माइनस कर दोगे, घर आओगे दिमाग खराब हो जाएगा, जैसे किसी की सोल्यूशन वीडियो देखोगे। रीजन भी कि भैया सिर्फ वहां पर डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने का लगना था, 9 महीने का लगना था, जस्ट बिकॉज आप ये सब टाइम लिखा होगा वहां पर, मेथड भी लिखा होगा, एसएलएम या डब्ल्यूडीबी, उसकी बात तो मैं खैर क्वेश्चन में करूंगा, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है और अच्छा है,
ज्यादा आपको सता नहीं रहा तो एसएलएम होगा, डब्ल्यूडीवी भी होगा तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, पर आप टाइम पे फोकस इसमें क्या करोगे, जरूर करोगे, राइट। एक और चीज बता देता हूँ, ये तो उस ईयर में करोगे जिस ईयर में ये गलती हुई थी, और अगर उसका नेक्स्ट ईयर भी यूज में है आपके, मतलब उसका नेक्स्ट ईयर भी आपको लेना है, तो ये मैंने कई बार आप सबको वॉइस नोट में बताया हुआ है वैसे, कि उस नेट प्रॉफिट से भी क्या माइनस करोगे, सिर्फ आप डेप्रिसिएशन माइनस, राइट। मैं दोबारा बोल दूं कि अगर कोई एसेट आपने खरीदी थी और वो आपने पीएनएल में डाल दी है, तो कोई बात नहीं, उसका एसेट का कॉस्ट प्लस करिए, डेप्रिसिएशन माइनस करिए, और अगर नेक्स्ट ईयर फंस रहा है तो नेट प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन इसमें इसमें तो कंफर्म है फुल ईयर का आएगा, इसमें कंफर्म ही है फुल ईयर का आएगा, यहाँ पर ख्याल मत रखिएगा। अब जैसा आपने बोला ना सुधरम, एसएलएम होता तो मान लीजिए जैसे मेरे ही एग्जांपल में कितने की एसेट बोली थी अभी मैंने, 5 लाख, तो 5 लाख की थी और डेप्थ था लगा लीजिए 10%, तो पहले वाले केस में तो कितना आ जाएगा एसएलएम में, यहाँ पर ईयर वन में देखना 50 ही ले लो ना, पूरे साल का ले रहा हूँ अभी, टाइम तो तुम लोग लगा ही लोगे दिमाग, मतलब ईयर 1 में पूरा 50,000 हो गया, ईयर 2 में भी इसका कितना हो जाएगा पूरा 50, पर डब्ल्यूडीवी होता तो ईयर 1 में तो श्योर है 50,000, यार ईयर 2 का निकालने से पहले तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हें कंफर्टेबल लेवल से बाहर आना है आपको, 5 लाख में से क्या करोगे, जो ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है ऑलरेडी वो माइनस करके तब 10% निकालना, क्या दिक्कत आ जाएगी आपको इसमें, बस। देखो डब्ल्यूडीवी आप लोगों को सिखाया हुआ है, आप सब 10th 11th में भी मेरे से पढ़े हुए हो, बट ठीक है वो इधर उधर हो गया होगा दिमाग से, तो आपको क्या याद रखना है कि एसएलएम में सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम देख लेना भाई, टाइम के मैं पंगे नहीं ले रहा, टाइम 9/12 हो जो भी हो, जैसे यहाँ पर 9 महीने के लिए यूज करिए पिंकी, 9/12, 6 महीने के लिए यूज करिए 6/12, बाकी ये तो देख ही लोगे। अब ये पहले साल का डेप्रिसिएशन तो निकल जाएगा और एसएलएम में कोई दिक्कत नहीं है, एसएलएम में मैं रिपीट नहीं करूंगा बात, बट अगर डब्ल्यूडीवी की बात करें तो 5 लाख एसेट थी, उससे उसका पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करिए, सीधा परसेंटेज, डन है मेरी बात। अब भैया दूसरी बात आप क्या बोल रहे थे, दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि भैया वो खर्चा जाना कहाँ था, पीएनएल में, और डाल कहाँ दिया आपने, एसेट्स में, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल रिपेयर ऑफ बिल्डिंग में ₹2 लाख थे, कितने करे मैंने रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, 2 लाख में, और मेरे से वो कह रहा है नैना, उसने पता है क्या कहा कि मैंने इसे बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया, उल्टा बिल्कुल, तो वहां जो जो चीजें हो रही है ना उसको उल्टा करो, उस साल के नेट प्रॉफिट में सीधा क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ रिपेयर लिखूंगा मैं, यहाँ एसेट मत लिखना, कॉस्ट ऑफ रिपेयर ही गिवन होगी, कॉस्ट ऑफ रिपेयर को क्या करोगे आप, और प्लस किसको करोगे, हिंदी में बता देता हूँ, इस साल डेप्रिसिएशन ज्यादा लग गया होगा, क्योंकि वो एसेट में आपने ऐड कर दिया ना, लेट्स से वो एसेट 10 लाख की थी, 10 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लगता तो कितना लगता, 1 लाख, पर नितेश आप जैसा कोई अकाउंटेंट जिसने ये 2 लाख रुपए भी किसमें जोड़ दिए, इसमें, तो आपकी एसेट अब आप कितने की दिखा रहे हो, 12 लाख की, अब पिंकी ने क्या करा, 12 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कितना लगा होगा, 1,20,000, तो ये जो 20,000 का डेप्रिसिएशन है ना, ये आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, रिवर्स बैक कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, क्योंकि सुनो सुनो, आप ना कुछ ऐसा सोचो, जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन उतना कम प्रॉफिट आ रहा होगा, और आपको सही करनी है अपनी चीजें, आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा, ये समझाइए मुझे कि 20,000 डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है नहीं लग रहा है इस गलती में, तो भैया 20,000 डेप्रिसिएशन ज्यादा लगने का मतलब है प्रॉफिट 20,000 से कम आ रहा होगा, तो आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में 20,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, तो आप क्या कर रहे हो इसको ऐड, राइट। अब देखिए मैंने आपको सिस्टमैटिक वे में तो पहले ही रेगुलर क्लास में समझाया हुआ है, बट अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये दिमाग लगाना है कि भैया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए इतना ही याद रखना है, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ ना तो मेरा पेपर में तो मेरा टारगेट नंबर लाना है, नॉलेज की बात मैं ऑलरेडी सारी क्लास में कर चुका हूँ, अब ये तुम्हें भले ही तुम्हें इसका ब्रीफ तुम्हें एकदम बस याद करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में सारी तुम्हें ऑलरेडी क्लास में दे चुका हूँ। ओके ओके, अगर कोई नेक्स्ट ईयर इन्वॉल्व होगा तो उसमें भी क्या करोगे, उस नेक्स्ट ईयर में आप लोग मुझे बताओ, उस बस डेप्रिसिएशन को प्लस करिएगा और कुछ नहीं, सेम, इसमें एसएलएम ही फंस रहा होगा ज्यादातर, डेप्रिसिएशन वो उसमें नहीं आएगा, डब्ल्यूडीवी में इसमें इतना कोई टफ नहीं पूछेगा तुमसे, क्योंकि इसमें भी डब्ल्यूडीवी फंसा दे, एसएलएम पे ही पूछेगा, तो उतने पे लगा दीजिएगा, ठीक है, और अगर तब भी हो तो देख लेंगे, बट इसमें मेरे को लगता है एसएलएम पे ही आएगा, डन है ये मेरी 3 बातें आपको। अब मेरी कुछ बातें और सुनिए, ये बातें मेरे को एवरेज प्रॉफिट पे करनी थी, एक लास्ट बात और करता हूँ एवरेज प्रॉफिट में, आपको ना कई बार रेम्यूनरेशन दे रखी होगी पार्टनर्स की,
ठीक है, क्या दे रखी होगी? रेम्यूनरेशन। तो आपको कुछ नहीं करना, उस नेट प्रॉफिट से आप क्या करोगे, उस रेम्यूनरेशन को माइनस करोगे, तब यूज करोगे आप एवरेज प्रॉफिट के लिए। और हाँ, आप जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे 6,000 रुपए पर पार्टनर बोल रहा है, तो आपको देखना है 6,000 रुपए पर ईयर है या पर मंथ है। अगर पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12, और कितने पार्टनर हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स, तब लिखना है ये। कई बच्चे बस आधा करके आते हैं और फिर चौड़ में आते हैं घर की, ठीक है क्या करेंगे, रिकरिंग होगा ये, हाँ अभी तो देना देना, ये हर साल होगा, ये हर साल होगा जितने साल। अब कई बच्चे इसमें क्या दिमाग लगाते हैं, पहले बोलते हैं कि हम सारा एवरेज प्रॉफिट टोटल कर लेते हैं, मतलब टोटल ऑफ प्रॉफिट, और उसमें से डायरेक्टली रेम्यूनरेशन माइनस करते हैं। वैसे तो मैं प्रेफर करूंगा कि हर साल की आप अलग करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन जब मैं आपको पेपर की दिखाऊंगा हर साल की अलग करनी होती है, और मैंने प्रेजेंटेशन की टेबल बताई है। प्रॉफिट गिवन ऐसे लिखते हो आप लोग, फिर क्या लिखते हो, एडजस्टमेंट जो जो करनी है, और फिर क्या निकाल के देते हो, एडजस्टेड प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट, कुछ भी नाम दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया ये चीज करते हैं आप लोग। अब यहाँ रेम्यूनरेशन क्या है, सीधा हर साल अलग अलग माइनस करके दिखाओ, तो एग्जामिनर को भी मजा आए, सीधी बात है, राइट। हाँ कुछ हद तक वैसे, राइट। तो वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इधर उधर चल जाएगी, बट अलग अलग ही दिखाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। एग्जामिनर से आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि वो आपका आंसर चेक करने में मेहनत करेगा, नहीं करेगा। आप अपने हिसाब से सोचिए इसको। तो 3-4 पॉइंट्स बोले मैंने इसमें, क्या पहले मैंने बोला कि भैया एबनॉर्मल गेन और लॉस को कैसे करना होता है। फिर मैंने आपको बोला कि एसेट जो प्रॉफिट में चला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। फिर दूसरा मैंने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था, गलती से एसेट में चला गया, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। तीसरा ये रेम्यूनरेशन की बात थी। एक और लास्ट बात करूंगा, खत्म कर दूंगा, एवरेज प्रॉफिट का एटलीस्ट खत्म कर दूंगा। कोई नॉर्मल खर्चा होना था और जिसे हम भूल गए, माइनस करो। भैया कोई नॉर्मल खर्चा, जैसे कि अब क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि भैया इंश्योरेंस कराना था हमें जी, और वो कराना हम भूल गए, इंश्योरेंस ऑफ फायर कराना था कि आग लग गई तो हमारे स्टॉक में हमें पैसे मिलेंगे। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे नेट प्रॉफिट से सीधा क्या करोगे, उस इंश्योरेंस प्रीमियम को माइनस करोगे, राइट। ये खर्चा होना चाहिए था और इस खर्चे को हम कर रहे हैं, ये नॉर्मल एक्सपेंस माइनस। देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ये कुछ और होगा, मैं कुछ और होगा देखता हूँ, राइट। ये चीजें याद रखिएगा आप लोगों को। मैं जब तक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर, मैंने कही था ना मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा अगली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 3 अलग अलग बैठेंगे, थोड़ा मतलब आप बैठे तो अलग अलग ही है, बट थोड़ा सा ना खुद से ट्राई करेंगे। और मुझे इसमें आंसर भी, चलो आंसर इसमें तो दिख गया, चलो 8 लाख है, करके दिखाओ इसका सोल्यूशन निकाल के दिखाओ, क्योंकि आप लोग प्लस माइनस में भी गलती करते हो। करिए इस क्वेश्चन को, हाँ बताइए आप। आए नहीं 8 लाख ये वाला, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 90,000 रुपए प्लस होगा, हाँ जी, और एबनॉर्मल गेन माइनस होगा, अभी तो लिख पाया था। देखिए चलिए मैं बता रहा हूँ जिनसे नहीं हुआ। पहले साल का प्रॉफिट 2 लाख रहेगा, दूसरे साल का लॉस है 3 लाख रुपए रहेगा माइनस में, ये 4.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए एबनॉर्मल गेन है, तो ये माइनस होगा फॉर श्योर, तो 4 लाख हो गया। फिर ये 3.5 लाख है और 90,000 का लॉस है, तो लॉस को क्या करना है अपने को, प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4,40,000, और लास्ट में 2,60,000 ही रहना है ना, 2.6 कर लेते हैं, 2.6 लाख। तो एक काम करिए, 4 और 2 6, 6 में से 3 माइनस कर लीजिए, 3 लाख, 3 लाख में 440 ऐड करेंगे तो 7,40,000, 7,40,000 में फिर 2 लाख ऐड करेंगे तो 9,40,000, 9,40,000 में 60 ऐड करोगे तो पूरे 10 लाख आ रहे हैं। ये कितना आ रहा है, ये आपका 10 लाख आ रहा है। और कितने साल हैं बच्चों, 5, तो कितना आ गया, 2 लाख। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो परचेज ईयर 4 दे रखा होगा, ये देखिए 2 इंटू 4 करेंगे 8 लाख रुपए आएगा, राइट। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन सही करिए अपनी, मैं ये भेज दूंगा आपको क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इस, ये वाला करें या फिर अगला, एक मिनट लेट मी चेक फर्स्ट। नहीं हम ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इस पे थोड़ा कम टाइम लगेगा, उसमें ज्यादा मिस्टेक्स दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 6, पहले मेरी बात सुनिए। 31 मार्च 2018, आपको ना ये ईयर समझने की कोशिश किया करो, ये चेंज कर दें क्वेश्चन अब, ठीक है। तो 1/4/17 को शुरू हुआ होगा और खत्म कब होगा, ये 31/3/18 को, यानी कि इसके बीच की कोई भी गलती इस ईयर में आएगी।
आपसे मैं कह रहा हूँ कि मशीन खरीदी मैंने 1 अप्रैल 2017 को, तो वो गलती इसी में आएगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2019 को, तो वो गलती इसमें आएगी, क्योंकि ये साल कहाँ से शुरू हो रहा है, 1/4/19, एक साल पहले लिया करो, और 31/3/20 में, इस वाले थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ आई ये वाली बात मेरी? अब दोबारा बोलता हूँ, सुनो, हटाइए। देखिए, मैं इस ईयर की बस शुरुआती डेट बता रहा हूँ कि 1/4/17 को ये महीना शुरू हुआ होगा और खत्म हुआ है 31/3/18 को। तो इस पीरियड की गलती सिर्फ इसमें आएगी। लास्ट वाले का बताता हूँ। देखो ये 22 है ना, तो 1/4/21 को ये शुरू हुआ होगा और खत्म हुआ होगा 31/3/22 को। ये इस साल खत्म हुआ होगा। फिर तीसरे वाले की बात करें तो 1/4/21 है ना, एक पीछे चले जाओ, 20, और खत्म कहाँ करोगे लाकर आप? तो इस हिसाब से अपने को दिमाग चलाना है, क्योंकि ये गलती बता रहा है 1 अक्टूबर 2021 में हुई है। अब यार मेरा एग्जाम में दिमाग तो यही खराब हो जाएगा कि 1 अप्रैल 2021 है कहाँ? तो भैया मैं कह रहा हूँ 1 अप्रैल 2021 अब ढूंढने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से इस साल में है कहीं। देखो ना, 1 अप्रैल 2021 में गलती हुई है, ये डेट आपको लॉक करनी है। तो ये कौन से साल में हुई है गलती? सिर्फ इसी वाले साल में। 1 मिनट, 1 अप्रैल, एक 1 अक्टूबर है, सॉरी, मैं 1 अप्रैल के उसमें रह गया, सॉरी सॉरी, 1 अक्टूबर 2021 है। तो वो यहाँ कहीं आ रही होगी, इस वाले पीरियड में फंस रही होगी। आई एम सो सॉरी, मैंने ये वाला बोला, इस वाले में नहीं, सबसे लास्ट वाले में फंस रही होगी, क्योंकि ये शुरू कब हो रहा है 1 अप्रैल से, और खत्म कब हो रहा है 31 मार्च 2022 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर कोई है ही नहीं। इसी में क्या करूंगा, पहले ये तो देख लें कि 40,000 रुपए का हमने क्या खरीदा था, कंप्यूटर, और कहाँ डाल दिया हमने उसको, ऑफिस एक्सपेंस में। क्या फालतू बातें। तो ये एसेट टू पीएनएल हो गया। तो भैया आप इसमें क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस करोगे, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, और अगला साल कोई है ही नहीं, तो कब इसको रेक्टिफाई करो जल्दी से। 366 इसका आंसर लो, देख रहे हो, ये नीचे आंसर ही दे रखा है सीधा। कमन, आंसर से कुछ नहीं होता, आप लोगों की कैलकुलेशन भी तो होनी चाहिए ना। कमन करिए, ये ईयर देखना तो समझ आया ना कि कैसे ईयर देखते हैं, वरना गलती यही नहीं पता बच्चों को ये नहीं समझ आता कि गलती कौन से साल में सुधारनी है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं मजे की, अगर मान लीजिए चांदनी, आपने जो प्रॉफिट पकड़ा, वो सोचा कि इसी साल का गलत है, ना सुनिएगा, और इस साल में कॉस्ट ऑफ एसेट आपने जोड़ दी और डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अगले साल में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा, सिर्फ इसी में करा, तो भी आपका आंसर वैसे तो ठीक आएगा, क्योंकि आपने करा कुछ नहीं है ना, बस एक ही चीज जो एडजस्ट करना था वो कर दिया, आंसर सही आ जाएगा आपका। बट फिर भी आपको ये सब बेवकूफी नहीं करनी है, आपको इसी में करना है, क्योंकि ऑल दो आपको देखो ये सब ऐड ही करना होता है ना बाद में, तो आप इससे माइनस करो या इससे माइनस करो, फर्क नहीं पड़ता टेक्निकली। मैं ये गलत कह रहा हूँ, टेक्निकली फर्क पड़ता है, बट अगर आप देखेंगे तो आंसर यही आना शुरू हो जाएगा आपका 366। तो आपको समझना है उस गलती से कि कैसे बचना है आपको, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स, जैसे आप बोलते हो ना कि स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, तो वैसे स्टेप्स के मार्क्स कटेंगे यहाँ पर। 25% एप्रिसिएशन। आगे क्या गलत आ रहा है?
जिसका हो गया वो वाले बच्चे काम करें। पहले मेरी एक बात सुन, हो गया नहीं वाला, बताना तो नहीं है ना? अब मेरी एक लास्ट बात सुने, नहीं हुआ ये वाला, नहीं बना है ना ये वाला? बस कुछ नहीं करना था इसमें, जो हुआ नहीं चांदी वाला, हो गया ये वाला मैच, थोड़ा सा बचा है, मतलब हो जाएगा नहीं, तुम लोगों के भरोसे छोड़ दो। ठीक है, मैं भेज दूंगा इन क्वेश्चनों को, नहीं होंगे तो अगली क्लास में फिर पूछेंगे। आज बस मैं इसको टॉपिक को क्लोज करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अब अपने पास टाइम भी है, तो अपने को रिवीजन में भी यूटिलाइज करना है और आगे भी बढ़ना है साथ साथ, ठीक है? क्योंकि सिर्फ इसी चैप्टर पे नहीं रुका रहूंगा ना मैं, मेरे अभी चैप्टर बाकी है, मेरी 3rd मॉड्यूल बाकी है मेरा, और सेकंड बुक का 1st चैप्टर बाकी है, सेकंड का सेकंड बाकी है। वैसे तो फर्स्ट भी बाकी ही होगा अभी, नहीं नहीं, फर्स्ट भी वैसे भी बाकी होगा, तो बैलेंस शीट नहीं है, क्यों निदेश में कुछ गलत कह रहा हूँ? चलिए कोई नहीं, उसमें बताऊंगा मैं भी, वो मैंने एक बैच में शुरू करा है वो चैप्टर, तो आई विल पिन ऑन व्हाट्सएप की, जिसको जिसमें डाउट होगा वो उस क्लास में आइएगा, पर सारे मत आइएगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है उसमें, कि कहीं आप सारे आ गए तो फिर दिक्कत होगी उसमें, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी आज मैंने उसकी बेसिक क्लास ली है बिल्कुल। वो तो आपके बैच में, वो आपके बैच में। चलिए अब सुनिए, इंपॉर्टेंट है, अब इम्पोर्टेंट मेरा जो कहना है इस टॉपिक के लिए, वो मैं ये जरूर कहूंगा कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि ऐसा क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं है, रेयरली कभी दिखा होगा तो दिखा होगा पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर्स में, बट इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस बेस्ड पे, कि भैया एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। अब आप ना पहले जिस चीज से आप थोड़ी नफरत करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो उसमें बस मैं ट्रेडिंग की बात करूंगा और किसी की नहीं बात करूंगा। ट्रेडिंग में इस साइड आता है क्लोजिंग स्टॉक, उससे पहले यहां पर सेल्स, यहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक, अगेन मैं वो बता रहा हूं मैं क्यों परचेस आएगा, मैं आपको इस तरीके से लिखवाऊंगा कि आपका सीधा आंसर अटैम्प हो जाए। नॉलेज में दे चुका नॉर्मल क्लासेस में, ठीक है, मैं इसमें नहीं बताऊंगा। टू परचेज, ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत मुश्किल है कि गिवन होंगे आपको ऐसे क्वेश्चनों में, टू जीपी निकल कर आता है यहाँ पर, क्या निकल कर आता है? जीपी, मोस्टली जीपी का ही क्वेश्चन होगा, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो वो भी देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इधर आ सकता है या फिर हो सकता है इधर आएगा जीएल, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों चीजें नहीं होगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा, डन है मेरी बात। अब मेरा आपसे बस ये क्या कहना है, आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात सुनिए सिर्फ, पता है क्या नितेश, क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका जितना ज्यादा रहेगा, आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि ये वाली साइड ज्यादा होगी तभी तो ये प्रॉफिट आएगा आपका। क्रेडिट साइड ज्यादा होनी चाहिए, इतनी नॉलेज तो है हम पे रिवैप पढ़ पढ़ के कि क्रेडिट साइड ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू डेबिट साइड, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा, ये देखो मैं लिख के आ रहा हूं, जितना ज्यादा आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उतना ही ज्यादा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, और क्लोजिंग स्टॉक जितना कम रहेगा, पहली बात सुनते रहो, सुनो तो सही, क्लोजिंग स्टॉक जितना कम रहेगा उतना ही कम आपका जीपी रहेगा। ये रिलेशन मैंने अभी बताया क्लोजिंग स्टॉक और जीपी का, ठीक है। अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक की, तो ओपनिंग स्टॉक खर्चे वाली साइड लिखा रहता है, तो ओपनिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा जीपी उतना कम होगा, ओपनिंग स्टॉक आपका जितना कम होगा जीपी उतना ज्यादा होगा। मैं इस वाली साइड से तो आई आई होप कि मैं सेटिस्फाइड कर चुका हूं आपको, ये वाली बता देता हूं। देखिए जीपी इधर आएगा, अब ये अगर बढ़ाते रहूंगा मैं तो इसका बैलेंसिंग फिगर कम आएगा। आई होप आपके दिमाग में इतना क्लियर हो कि बैलेंसिंग फिगर क्या चीज होती है, तभी मैं समझ पा रहा हूं ना कि हम एक लाइन पे चल रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर मैंने बताई है बहुत बार, 11th में भी 12th में भी, और उसे खत्म करते हैं। बैलेंसिंग फिगर मत पूछिए मुझसे बार बार। चलिए डेबिट और क्रेडिट साइड में जो भी ज्यादा होती है उसे लिख देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, मान लीजिए कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई तो उसको दोनों तरफ लिख दिया मैंने, ठीक है,
और फिर इसमें डेबिट में जितनी कम हो रही होगी वो यहाँ पर लिखते हैं, उसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, राइट। सेम रिमेनिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट तो नहीं बोलते, इसको कैरिंग अमाउंट क्यों बोलेंगे? नहीं, वो एसेट के केस में जो बच जाती है उसे कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, इसको कोई कैरिंग अमाउंट नहीं, इसे बैलेंसिंग फिगर ही बोलेंगे। एसेट को बोलते हैं जो एसेट की वैल्यू बची होगी। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग को मैंने क्या कहा आपको दोबारा से, ओपनिंग जितना आपका ज्यादा रहेगा उतना ही जीपी आपका कम आएगा, और ओपनिंग आपका जितना ज्यादा रहेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ओपनिंग जितना ज्यादा रहेगा उतना ही जीपी आपका कम आएगा। और मान लीजिए ओपनिंग कम है तो जीपी आपका क्या आएगा, ज्यादा। अब ये वाले जो मैं केसेस करा रहा हूँ ना, ये आपको हायर लेवल पे भी देखने को मिलेंगे, मतलब प्रैक्टिकल पे नहीं कह रहा हूँ मैं, बट अगर आपको सीयूईटी के बाद भी आप कॉलेज में जाओगे, ग्रेजुएशन पे सीए के कोर्सेज करोगे, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं रेक्टिफाई करने के लिए। तो अब यहाँ पर आपका मुद्दा क्या है, आपको सही करना है। आपको पहले तो मैंने बता दिया कि देखो लिंक कैसे होता है, मैंने आपको दोनों लिंक बता दिए, आपको इसका भी बता दिया है, इसका भी लिंक बता दिया कि भैया रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है। अब एग्जामिनर आपको क्या कहेगा कि भाई सुन, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब कम है, ठीक है। चलो, या तो हो सकता है बोल देगा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। चलो, मैं सब एक संग बना ही लेता हूं। अब ओपनिंग की बात कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या है आपका, अगेन अंडर वाला लिख लेता हूं, और फोर्थ वाले में क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर लेता हूं, ओवर वैल्यूड। पहले लिख ले रहा हूं सिचुएशन क्या बनी होगी वहां पर, जैसे मैं हर बार बताता हूं कि सिचुएशन पहले पता होनी चाहिए, और फिर रेक्टिफिकेशन क्या करोगे वो देख लीजिएगा। अब किसी को रटना है तो रेक्टिफिकेशन पढ़ेगा, जैसे ही मैं सिचुएशन की बात करूंगा तो अपने कान बंद कर लीजिएगा। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, कम दिखा रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आ रखा होगा, ये ऊपर भी लिखा है मैंने। तो आपको रेक्टिफिकेशन करना क्या है कि उतने से ही अपना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा दो, ठीक है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रखा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर दो, कम कर दो, राइट। अब किसी को सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो ये रट्टा लगाएगा कि जहां क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है वहां पर जीपी को आप बढ़ा दो, वो जितने से बोल रहा है अंडर वैल्यूड तो उतने से करना है। वैसे मैं देखो, मैं सारी चीजें बता के चल रहा हूँ, मेरे पे ब्लेम मत डालना। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो जीपी क्या रखा होगा, ज्यादा। आप ओपनिंग स्टॉक कम दिखाओगे ना तो जीपी आपका ज्यादा दिख रहा होगा, तो सही करने के लिए आप क्या करोगे, जीपी को कम करोगे। अगर आप ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रहे हो तो आपका जीपी क्या आया होगा, कम। सही करने के लिए आप क्या करोगे, जीपी को बढ़ाओगे, राइट। ये मैं पिंकी ऊपर भी बता चुका हूँ, बट नीचे बस मैंने एक स्ट्रिक्ट पॉइंट दे दिए हैं आपको कि जो आपको दिमाग में लेकर बैठने। रटिएगा मत, वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप रटें, पेपर में 3 घंटे में रटा हुआ इतना याद नहीं आता है, प्रेशर बहुत होता है ना भाई, प्रेशर है आपके ऊपर और आप सब कुछ पिस पिसा के बैठे होंगे। अकाउंट्स का पेपर ऑलमोस्ट लास्ट एग्जाम होता है, सीबीएसई का लास्ट एग्जाम होता है अकाउंट्स का, आईसीएसई की बात अलग है, सीबीएसई का ऑलमोस्ट लास्ट एग्जाम होता है, उसके बाद मेरे को लगता नहीं, शायद बीएसटी कभी कभार बच जाता है, वैसे लास्ट ही होता है। मैथ्स वैथ सब हो जाते हैं, इको बीएसटी सब हो जाते हैं, तो दिमाग वैसे ही पूरा फेड अप हो रखा होगा, तो इतना रटने पे ध्यान नहीं, थोड़ा समझने पे ध्यान दीजिएगा। डन है मेरी बात। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, चलिए। आपको देखो ये साल दिख रहा है, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक इस साल का कौन सा साल होगा पता है, ये सबसे ऊपर वाला ही है, 31 मार्च 2019 वाला ही। ओवर वैल्यूड हो रखा है, चलो अब मेरे संग समझना, मैं गलत भी बोल सकता हूँ बीच में, तो आपको फोकस करना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब है, ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब है जीपी कम हो रखा होगा, बढ़ा हुआ होगा। क्लोजिंग स्टॉक के संग ना पॉजिटिव रिलेशन होता है, ऐसा याद रख लो कि क्लोजिंग स्टॉक के संग पॉजिटिव है, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो जीपी भी बढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है भाई, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो जीपी भी बढ़ा है, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में आप क्या करोगे, -40,000। डन है मेरी बात। और सेकंड वाला केस आपको खुद से डिसाइड करना है अपने लिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, करके देखिए अभी आप, और इसमें बताइए कि गुडविल में और कुछ रह रहा है। हाँ, एक रेस्ड गुडविल का भी टॉपिक है, वो भी बताइए दो, सोच रहा हूँ। बार बार, वरना तुम परेशान करोगे बाद में कि ये रेस्ड गुडविल क्या है, रेस्ड गुडविल क्या है। पहले इसको कर लो, या पहले रेस्ड गुडविल कर लें, पहले रेस्ड कर लेते हैं, इसको भी करवाता हूँ, ये तो फिर मैं अभी करवा सकता हूँ ना आपको। देखो अब मेरी बात सुनो, तुम इस स्लाइड के भरोसे तो नहीं बैठे, ये मैं तुमसे शेयर करूंगा, कर दूंगा, कोई बात नहीं।
चलिए लास्ट है, कई बार आपसे बोलेगा ऐसे, अगेन बुरी किस्मत होगी तभी आएगा, या फिर यूं कह सकते हैं अब तो अच्छी, क्योंकि हमने सीख लिया ना, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ठीक है, क्या बोलेगा, गुडविल रेज करनी है और रिटर्न ऑफ करनी है। अब मेरी तरफ हो सकता है कि गुडविल बता दे, बट अगर गुडविल नहीं भी बताएगा तो निकालनी अब हमें आती है, 5 मेथड से हम निकाल लेंगे। करना क्या है, सिंपल यही केस रखना, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं चलाओगे तुम लोग, वैसे भी तुम पे है नहीं, बट फिर भी नहीं चलाओगे। गुडविल अकाउंट डेबिट करोगे टू ओल्ड पार्टनर, कैसे याद रखोगे, ओल्ड पार्टनर। अब आपके दिमाग में यही यही ओल्ड पार्टनर लिख दिया है, तो ओल्ड रेशियो ही है मतलब, ठीक है। और फिर अब ये रेज करिए, इसे यहां नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल रेज्ड, ठीक है। और दूसरी वाली एंट्री में क्या करोगे, इसी गुडविल को राइट ऑफ करोगे। तो गुडविल राइट ऑफ कैसे करते हैं, टू गुडविल एसेट को राइट ऑफ करने के लिए तो क्रेडिट करना पड़ेगा सेम अमाउंट से, पर डेबिट क्या होगा, ऑल पार्टनर लिखूंगा मैं यहां पर। अब उसके पीछे लॉजिक है, ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट। अब इसे मैं लिख रहा हूं न्यू रेशियो। अब पिंकी ने मेरे को पकड़ लिया कि भैया क्या बोल रहे हो, यहां आपने लिखा सिर्फ ओल्ड पार्टनर और यहां लिख रहे हो ऑल पार्टनर, मतलब क्या है। देखो यहां पर तो कंफर्म्ड है यही एंट्री होगी, पहली वाली एंट्री सेम होगी, पर दूसरी वाली एंट्री में ना दिक्कत है। मान लीजिए चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन था, चेंज इन पीएसआर का, तो ऊपर तो यही होना था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, और सिर्फ चेंज इन पीएसआर में कोई नया पार्टनर तो आता नहीं है। तो आप चेंज इन पीएसआर में नया पार्टनर थोड़ी आता है, चेंज इन पीएसआर में ओल्ड ऑल पार्टनर ले रहा हूं मैं। ऑल पार्टनर में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई न्यू पार्टनर भी आ गया ना, तो वो न्यू रेशियो में आ जाएगा ना अपने, उसका भी लिखना। वो सिचुएशन से दिया तो ऐसे कभी क्लियरली नहीं होता नितेश कि वो चेंज इन पीएसआर है या गुडविल है, बट अब देखो पता चलता है, जैसे एबीसी इज द पार्टनर, ओल्ड रेशियो इज 3:1, नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 1:1:1, तो भैया ये पता चल रहा है कि न्यू पीएसआर ओल्ड चेंज इन पीएसआर है। अब ऐसा बोल रहा है एबी इज द पार्टनर, रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है, सी एडमिटेड एज अ पार्टनर, तो भाई क्या हो गया इसमें, सी क्या है, नया पार्टनर है। तो भैया यहाँ पर जो राइट ऑफ करोगे वो ए और बी करेंगे, और यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर जो रेस करोगे कौन करेगा, ए और बी करेंगे सिर्फ, और यहाँ पर राइट ऑफ कौन करेगा, ए बी करेगा, टू लिख दिया मैंने, ए बी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, तो मैंने न्यू रेशियो लिख दिया। ऑल पार्टनर ये इसलिए लिख दिया कि अगर भैया ओल्ड है तो कोई बढ़ेगा नहीं, और न्यू है तो न्यू वाला ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो चुका होगा। आप सीधा मैं बोलूं न्यू रेशियो, न्यू रेशियो में अगर ओल्ड वाले हैं तो सारे ओल्ड वाले आ ही जाएंगे, न्यू है तो न्यू भी ले लेना। नहीं, ये ना एक सिचुएशन बनाता है क्वेश्चन कि गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो आप ऐसे करना है इसको, आपको देगा ऐसा क्वेश्चन, एक ही या दो क्वेश्चन है आपके टीएस में, बस उसको ऐसे करना है, डन। गुडविल में मुझे ऐसा और कुछ लग नहीं रहा है। चलिए एक लास्ट चीज बताता हूं आपको, तो वो कैपिट वो तो देख नहीं नहीं, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, वो इवेल्यूशन नहीं है, मैं इवेल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि गुडविल कैसे निकालते हैं, वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ आपको गुडविल निकालना सिखा रहा हूँ, गुडविल राइट ऑफ करना ये जो मैंने सिखाया है ये इवैल्यूएशन में ही आ रहा है एक तरीके से। इसीलिए जो आप कह रहे हो ना कि मतलब नहीं लाया पार्टनर तो उसके करंट अकाउंट से, तो वो तो देख लीजिएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर करंट है तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा, कैपिटल है तो कैपिटल आ जाएगा। दिखाइएगा अभी अभी उसको दिखाइएगा मुझे। चलिए अब मेरी एक और बात सुन लीजिए लास्ट, आपको ना एक चीज और निकालने पे परेशानी होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड काम आता है ये वाला, है ना। तो उसके लिए देखो नॉर्मल फॉर्मूला तो क्या है कि एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, और लाइबिलिटी का मतलब है सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करो, तो भी इसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं निकल रही तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल ले लीजिए, प्लस जो भी जनरल रिजर्व है, WCR है, IFR है, सब करंट अकाउंट, हाँ तो करंट तो पक्का आएगा, करंट है तो वो भी ले लीजिए। अच्छा यही पूछ रहे थे, ये तो तुम लोग खत्म ही नहीं करने देते, कैपिटल करंट जनरल रिजर्व WCR IFR, भैया ये सब क्यों ले रहे हो, अरे ये सब भी इसी का पार्ट है ना, PNL अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ये सब इसी में कर लीजिए, क्योंकि देखो ना देखो इन सब पे इन्हीं का हक है। अब मुझसे मत पूछो, मत निकलवाओ कि क्यों है हक इन्हीं का है, आप मानिए मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, अभी बस मेरा काम है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाना, तो भैया आप ये मानिए इन्हीं का हक है। ठीक है, अब सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा नहीं होता कि हक है तो सिर्फ आप इसको प्लस कर देंगे, कुछ इनका हक नहीं भी होता, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मिल जाए तुम्हें,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल जाए। ये भैया एक ही नाम होते हैं, पर ठीक है मैं दोनों लिख देता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आता है, पर मैं दोनों लिख देता हूँ, तो ये मतलब समझ जाइएगा कि हमें हमारी याद रखने की अपनी ट्रिक है। ओके, उसके बाद और पता है क्या माइनस करना चाहिए आपको? पीएनएल का, तुम लोग हमेशा डेबिट बैलेंस, राइट, ये माइनस करना है आपको। और एक और चीज माइनस करनी है जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि इस धंधे में कितने पैसे लगे हुए हैं, कितने पैसे लगे हुए हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो चीज है भैया जो हमारे धंधे में नहीं लगी हुई। जैसे मतलब नितेश आपने भी 20 लाख लगाया धंधे में, मैंने भी 20 लगाया, वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो रही है? 40 लाख। पर इस 40 लाख में से हमने 15 लाख का ना कहीं जमीन खरीद ली, हमने ये 40 लाख से 15 लाख रुपए कहीं और फंसा दिए। और नितेश हमारा काम था पढ़ाने का, लेट से हम अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं, हमारा काम था पढ़ाने का। तो नितेश ने कितने रुपए लगाए? 20 लाख। मैंने कितने लगाए? 20 लाख। किसी ने मुझसे कहा कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी है? 40 लाख। पर 15 लाख की ना हमने कहीं जमीन खरीद ली ना, सस्ती पड़ रही थी, हमने खरीद ली कि 2 साल बाद इसको बेच देंगे। क्या ये हमारे ट्रेड से रिलेटेड है? नहीं यार, ये हमारे धंधे से कोई रिलेटेड नहीं है। ये क्या है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ समझ जाएंगे कि 40 लाख लगाए जरूर थे हमने, पर 15 लाख रुपए हमारे धंधे में नहीं है, वो कहीं और लगे हुए हैं। तो सिर्फ 25 लाख रुपए। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करना है हमने को यहाँ पर? माइनस करना है। गुडविल जो आप कह रहे हो, हाँ सुन रहा हूँ, वो गुडविल अगर वहां पर दे रखी है तो वो भी माइनस होगी। जो जो चीज आप माइनस करते थे ना, ये परचेज गुडविल एग्जिस्टिंग, मतलब सिंपल बताता हूँ ना, अरे पीसी में जो चीज डेबिट साइड आती है वो सब माइनस होगी। पीसी में जो चीज डेबिट साइड आ रही थी, ये सब चीजें पीसी में डेबिट साइड जाती है, आप याद रखिएगा। तो वो सब यहाँ पर माइनस करनी, तब जाकर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी। ये मैंने मैक्सिमम बड़ा फॉर्मूला लिख दिया है। अब बताओ इसके बाद कुछ और रह रहा है तो? ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, ये ठीक है, देख लेंगे। हाँ, ये आपने एक बार पहले भी पूछा था। ठीक है, चलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया ये वाला सेशन आप लोगों के लिए।